अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की कहानी हमें एक दोस्त ने अरसाल की है। ये वाकया उनके साथ पेश आया। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं अपने एक दोस्त के साथ होटल पे चाय पीने गया था, लेकिन अचानक एक काम पड़ने की वजह से उसे जाना पड़ा और मैं होटल पे अकेला ही बैठा रहा। मैं कुछ देर तक तो वहां बैठा रहा और आते जाते लोगों को देखकर खुद को महसूस करता रहा। उस दिन मैं चाय की ताजगी में ऐसा खोया था कि मुझे वक्त गुजरने की खबर ना हुई। मेरा नाम जमात है और मेरे वालिद साहब का नाम इकबाल है। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। खैर, अपनी चाय पीने के बाद मैंने जैसे ही घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज रहे थे। ओहो यार, 10 बज गए, आज फिर पापा से डांट पड़ेगी। मैं ये सोचकर फौरन उठ खड़ा हुआ और अपने घर के लिए निकल पड़ा। न जाने वो कौन सा मनहूस लम्हा था कि जब मेरे दिमाग में कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। असल में मुझे अपने वालिद साहब की डांट से डर लग रहा था, तो मुझे यही मुनासिब लगा कि क्यों ना कब्रिस्तान वाला रास्ता इख्तियार किया जाए। उस रास्ते से मेरा घर बहुत ही करीब पड़ता था। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान वाले रास्ते पर रवां दवा था। न जाने क्यों आज मुझे आहिस्ता आहिस्ता खौफ ने आ घेरा था, लेकिन मैं उस खौफ को मुसलसल अपने दिमाग से दूर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने फौरन ही आसफा के बारे में सोचा, जो मेरी कॉलेज फ्रेंड थी। न जाने कब मुझे आहिस्ता आहिस्ता उससे मोहब्बत हो गई, ये तो मुझे भी पता न चला। खैर, उस कब्रिस्तान के बारे में ये अफवाहें मशहूर थी कि ये भूतों का कब्रिस्तान है और यहाँ बहुत बड़े बड़े आसेब रहते हैं। रात के अंधेरे में अक्सर लोगों को इस कब्रिस्तान से गुजरने का खमियाजा भुगतना पड़ा था। हमारे हमसायों में कई लोगों ने हमें यह भी बताया था कि उस कब्रिस्तान में एक स्याह कफनपोश नजर आता है जिसने कई लोगों की जानें ले ली हैं। खैर, मैं अब चलता चलता कब्रिस्तान के करीब आ पहुंचा था। मेरे दिल में एक डर सा था, क्योंकि अब मुझे कब्रिस्तान में दाखिल होना था और कब्रों के दरमियान से बनी हुई पगडंडी से गुजरते हुए अपने घर की दूसरी जानब निकलना था। मैं जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो हर तरफ घुप अंधेरे का राज था। ऐसा अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा था। अगरचे चांद की 14वीं तारीख थी, लेकिन ये कब्रिस्तान इंतहाई खौफनाक और डरावना नजर आ रहा था। इस कब्रिस्तान के इतराफ में बहुत ज्यादा दरख्त भी थे, जिनकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थीं। घुप अंधेरे के पेशे नजर मैंने जेब से अपना मोबाइल निकालकर ऑन कर लिया। अब मैं बुरी तरह पछता रहा था कि मैंने ये रास्ता क्यों मुंतखब किया। अगरचे ये रास्ता इंतहाई मुख्तसर था, लेकिन बहुत ही हौलनाक था। इसकी बजाय अगर मैं दूसरे रास्ते से आता तो मुझे किसी किस्म का खौफ न था, लेकिन आज होटल पे बैठे बैठे मुझे वक्त का पता न चला था। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के दरमियान में से गुजर रहा था तो अचानक मेरे कानों में एक खौफनाक और रोंगटे खड़ देने वाली चीख बुलंद हुई। ये चीख इतनी हौलनाक थी कि इसने मुझे पूरी तरह से थरा दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हवा का झोंका हो और वो एकदम से मेरे जिस्म के आर पार हो गया। एक लम्हे को मेरी आंखें बंद हो गई और मेरे जिस्म के तमाम बाल खड़े हो गए। जैसे ही मुझे होश आया तो मेरे इर्द गिर्द कोई भी ना था। मैंने अभी 2 ही कदम उठाए थे कि ऐसा मंजर रूनुमा हुआ जिसे देखकर मुझ पर कपकपी सी तारी हो गई। मेरे ठीक सामने वाली कब्र से अचानक दूधिया रंग का धुआं निकलने लगा। ये ऐसा मंजर था जैसा कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं। इस धुएं को देखते ही मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मैं बहुत जल्द इस कब्रिस्तान से भाग जाना चाहता था, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। चांद की रोशनी को बादल ने ढक लिया था और देखते ही देखते वो धुआं एक हियोले की शक्ल इख्तियार कर गया था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो हियोला कब्र को फाड़कर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहा है। फिर अगले ही लम्हे उस हियोले ने एक लाश की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसने एक स्याह रंग का कफन ओढ़ा हुआ था। उसकी आंखों से निकलती हुई सुर्ख रंग की रोशनी मेरी रूह के आर पार हुए जा रही थी। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो हियोला मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने कब्रिस्तान से भागना चाहा, लेकिन जैसे जमीन ने मेरे कदम पकड़ लिए थे, मैं लड़खड़ा कर गिरा और मेरा सर एक कब्र से जा टकराया। खौफ से मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि अभी सीना तोड़ के बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर अगले ही लम्हे एक भारी और मर्दाना सी आवाज मेरे कानों से टकराई। जमात, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, इधर आओ, मेरे पास आओ, ये देखो। जैसे ही उसकी ये आवाज मेरे कानों में पड़ी तो न जाने मुझ में कौन सी गैबी ताकत आ गई। मैं खुद ब खुद ही उठ खड़ा हुआ और उसके इशारे पर उसकी जानिब बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुली आंखों से एक ख्वाब देख रहा हूं, या फिर मुझे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया था।
अब वो लाश एक तरफ को चलने लगी और मैं भी बेसुध होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर वो अचानक एक कब्र के पास जाकर रुक गया और उसने अपने दोनों हाथ आसमान की जाने बुलंद कर दिए। मेरे देखते ही देखते वो स्याह लाश कब्र में उतरने लगी और मैं भी किसी खिलौने की तरह उसके पीछे उस कब्र में उतर गया। कब्र के अंदर जाते ही मेरी हैरानी की इंतहा न रही, क्योंकि ये एक कमरा था और इस कमरे में वो तमाम चीजें मौजूद थीं जो एक इंसान को जरूरत होती हैं। इस कमरे के बीचों बीच लगी हुई एक मसहरी पर वो लाश जाकर बैठ गई और उसने मुझे भी अपने करीब बैठने का इशारा किया। मैं बगैर किसी हिचकिचाहट के चलता हुआ उसके करीब जा बैठा था। मैं अपनी खुली आंखों से ये सब मंजर देख रहा था, लेकिन मेरा जहन उसके काबू में था। मौत, इधर मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? शायद तुम यही सोच रहे हो। सुनो मेरी बात, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा नाम जमाल है और मैं तकरीबन आज से कोई 50 बरस पहले पैदा हुआ था। मेरी पैदाइश पर मेरे वालिदैन ने अपने घर में बहुत खुशियां मनाई और मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। जैसे ही कुछ बड़ा हुआ तो मेरे वालिदैन ने मुझे एक अच्छे से स्कूल में दाखिल करा दिया। वक्त गुजरता गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। मेरे वालिदैन मुझे देखकर हमेशा मुझ पर रश्क किया करते थे, क्योंकि मैं एक लायक और काबिल स्टूडेंट था। जैसे ही मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं हर टीचर का फेवरेट बन गया। फर्स्ट ईयर में ही मैंने उस कॉलेज में आला पोजीशन हासिल की, लेकिन इस कामयाबी को देखते हुए मेरे बहुत से दोस्त मुझसे जेलस हुआ करते थे। इनमें से मेरा एक दोस्त अहमद हसन भी था। मेरे इस कॉलेज में आने से पहले वो हमेशा पहले नंबर पे आया करता था, लेकिन जब से मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसकी पोजीशन जाती रही। बस इसी जेलसी ने उसे मेरा दुश्मन बना दिया। वो हर रोज मुझ पर कोई ना कोई इल्जाम धर देता और मुझे कॉलेज से निकलवाने की कोशिश करता रहा। एक दिन तो हद ही हो गई। उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुम ये कॉलेज छोड़कर ना गए तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मैं उसकी ये बात सुनकर दंग रह गया था, क्योंकि एक स्टूडेंट भला ऐसी बात सोच भी कैसे सकता है। यार अहमद हसन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने हैरत ज़दा लहजे में उससे पूछा। क्या बिगाड़ा है? तुमने सब कुछ छीन लिया है मेरा, लेकिन इतना याद रखना, तुम मुझसे ज्यादा काबिल और लायक नहीं हो सकते। इतना कहकर उसने तैश में मेरा गिरेबान पकड़ लिया। लेकिन वहां पे मौजूद स्टूडेंट्स ने हमारे बीच हायल होने की कोशिश की। उस वक्त तो ये मामला रफा दफा हो गया, लेकिन इसके बाद अहमद और मेरी दुश्मनी पक्की हो गई। अहमद के घर के पास ही एक काले इल्म करने वाले पंडित रहते थे, जिनसे वो अपने एग्जाम्स में हमेशा मदद लिया करता था और इसके एवज उन्हें भारी रकम दिया करता था। अहमद हसन ने जाकर मेरा तमाम वाकया पंडित को सुना दिया और उसे ये भी कहा कि मैं इस लड़के को जिंदा नहीं देखना चाहता। अगर ये जिंदा रहा तो मैं ना जी पाऊंगा, क्योंकि कॉलेज में बनाई हुई मेरी तमाम शोहरत और धाक को एक लम्हे में मिसमार कर दिया है। तुम चाहे जो भी कहो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जमात को मेरे रास्ते से हटा दो। अहमद हसन को इतना सीरियस देखकर वो पंडित उसकी तमाम सिचुएशन समझ गया। उसने अहमद से कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्द ही उस लड़के को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें एक कंवारी लड़की को लाना होगा जिसकी मैं बलि दूंगा, यानी उसे कुर्बान कर दूंगा और उसके खून को शैतान देवता के चरणों में भेंट करूंगा। अगर तूने ये काम कर दिया तो फिर समझ तेरा भी काम हो गया। पंडित की बात सुनकर अहमद हसन ने इस बात में सर हिला दिया और वहां से चला आया। अब उसे एक लड़की की तलाश थी जो उसने जल्द ही ढूंढ ली। वो कॉलेज में एक शैला नामी लड़की से टाइम पास करता था और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसका इस्तेहसाल करता रहा था। अगले ही दिन वो उस लड़की को लेकर पंडित के पास जा पहुंचा। वो लड़की रोती और चीखती चिल्लाती रही, मगर उन जालिमों ने उस पर जरा भी तरस न खाया और उसे शैतान देवता को खुश करने के लिए बलिदान कर दिया। इसके बाद उस पंडित ने अहमद को 3 लीमू दिए जिन पर उस लड़की का खून लगा हुआ था। उसने अहमद को यह ताकीद की थी कि किसी भी सूरत में ये लीमू तुम्हें रास्ते में डालने होंगे, उसके बाद जो होगा वो तुम अपनी आंखों से देख लोगे। एक दिन जब मैं कॉलेज से अपने घर के लिए निकला तो अहमद ने वो लीमू मेरी जानिब लुढ़का दिए। मैंने उसका कोई नोटिस ना लिया और मुंह बनाता हुआ वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि वो सफर मेरा आखिरी सफर था। मैं जैसे ही बाइक पर बैठा और अपने घर के लिए निकला तो अचानक रास्ते में मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। मेरी बाइक बेकाबू होकर एक दरख्त से जा टकराई थी और मेरी रूह हमेशा हमेशा के लिए मेरे जिस्म की कैद से आजाद हो गई थी। मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन भला वो क्या कर सकते थे।
उन्होंने मेरे जज्दे खाकी को कब्र के हवाले कर दिया। और फिर वो रात आ गई जब वो पंडित उस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ जहां मेरी कब्र थी। उसने अपने हाथ में एक कुदाल पकड़ी हुई थी। वो सीधा चलता हुआ मेरी कब्र की जानिब आया और उस कुदाल से मेरी कब्र को खोदने लगा। साथ ही साथ वो अपने मंत्र भी पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे इर्द गिर्द तेज और गर्म हवाएं चलना शुरू हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी लाश को आग लग गई हो। फिर उस जालिम पंडित ने मेरी कब्र खोदकर मुझे बाहर निकाल लिया। वो काफी देर तक मेरे जिस्म पर पढ़ाई करता रहा और उसके बाद मेरा कफन उतारकर मुझे सियाह कफन पहना दिया। उसने मेरी लाश पर काला जादू कर दिया था और मैं उसके काले हिसार में हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह गया था। लेकिन इस सब का एक उपाय था और वो ये था कि मुझे एक ऐसा शख्स मिल जाए जो अमावास की रात को पैदा हुआ हो। मैं उस आदमी की मदद से अपनी जान उस काले जादू से छुड़ा सकता हूँ, नहीं तो यूं ही मेरी रूह भटकती रहेगी। मैंने इस कब्रिस्तान से गुजरने वाले बहुत से लोगों की जान ली है, लेकिन तुम्हें देखते ही मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। अगर तुम चाहते हो कि मैं मजीद लोगों की जान न लूं, तो तुम्हें मेरी मदद करना होगी। उस लाश की दुखी कहानी सुनकर मेरी आंखों में न जाने कहां से आंसू भर आए थे और मैंने अपने दिल में ही उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। बस तुम्हें इतना करना है कि कल अपने किसी दोस्त के साथ आ जाओ और मेरी कब्र खोदकर मेरी लाश निकालो और उसे स्याह की बजाय सफेद कफन दो। मुझ पर कुरान पाक और बहुत सी सूरतें जो मरने वाले की राहत के लिए पढ़ी जाती हैं, वही मेरी लाश पर भी पढ़ो ताकि मैं सुकून से रह पाऊं और मेरी रूह आलमे अरवाह की तरफ चली जाए। उस लाश की ये बातें सुनकर पहले तो मैं शशदर रह गया, लेकिन फिर मैंने उस बेबस रूह की मदद करने के लिए अपने दिल में ठान ली थी। मैंने उससे वादा किया कि मैं कल उसकी मदद के लिए जरूर आऊंगा। बस इतना कहने के बाद मैंने जैसे ही अपनी पलकें झपकी तो मैं अपने घर के सामने खड़ा हुआ था। ये शायद रात का 1 बज रहा था। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मुझे मेरे अम्मी अबू ने बहुत डांटा, लेकिन मैंने उन्हें अपने एक दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर टाल दिया। मैं काफी देर तक अपने बिस्तर पर लेटा रहा। नींद जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं मुसलसल उस वाक्य के बारे में सोचता रहा, लेकिन न जाने फिर कब मेरी आंख लग गई ये मुझे मालूम ना हो सका। जैसे ही मेरी आंख खुली तो सुबह हो रही थी और सूरज ने अपनी किरणें हर सू फैला दी थी। मैं अंगड़ाई लेते हुए अपने बिस्तर से उठा, जल्दी से फ्रेश हुआ और नाश्ता करने के बाद कॉलेज के लिए निकल गया। तमाम रास्ते में मैं यही सोचता जा रहा था कि मुझे उस लाश की मदद करनी है ताकि उसकी रूह यूं भटकती ना फिरे। कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले मेरी मुलाकात मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त आमिर से हुई, जो कि गेट पर ही मेरा इंतजार कर रहा था। मैं उसे देखते ही तेज तेज कदम भरता हुआ उसके करीब आ पहुंचा और फौरन ही उसके कानों में सरगोशी करने लगा। यार आमिर, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। अगर तू बुरा ना माने तो प्लीज मेरा एक काम कर दे। अरे यार देख, इसमें हम दोनों के लिए नेकी है। हम किसी की मदद कर देंगे तो खुदा हमारा बेड़ा पार कर देगा। प्लीज समझने की कोशिश कर। आमिर प्लीज यार, इनकार मत करना। मैं आमिर को इल्तिजाया नजरों से झंझोड़ते हुए बोल रहा था। अरे यार जमात, मैं तेरी हर मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन कम से कम मुझे बता तो सही कि मामला क्या है। आमिर की ये बात सुनते ही मैंने उसे रात वाला तमाम वाकया बता दिया। पहले पहल तो वो बहुत डरा, लेकिन आखिरकार उसने हामी भर ली, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि ये एक नेक काम है। उस पूरे दिन मैं कॉलेज में बेचैन रहा और मुझे रात का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। आखिर खुदा खुदा करके रात आ ही गई। मैंने अपने हाथ में एक कुदाल और एक टार्च पकड़ी और आमिर को अपने साथ लेकर उस कब्रिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। नेकी के जज्बे ने हमारे दिल से तमाम खौफ खत्म कर दिया था और हम बातें करते करते ही जल्द कब्रिस्तान जा पहुंचे। ये है वो कब्र, मैंने कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, तुम खोदो इसको, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। बस इतना कहकर मैं और आमिर उस कब्र को खोदने लगे। जैसे जैसे हम कब्र खोद रहे थे तो वैसे ही हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जल्द ही हमने उस लाश को बाहर निकाल लिया। लाश को देखते ही आमिर थोड़ा सा घबरा गया। यार जमात, मुझे तो डर लग रहा है। यार आमिर, समझने की कोशिश करो। हम जिस काम को करने के लिए आए हैं वो हमें जरूर करना पड़ेगा। प्लीज खुद को संभालो, कुछ भी नहीं होता। मैंने आमिर को तसल्ली दी और हम दोनों ने वो लाश कब्र से बाहर निकाल ली। हमने जैसे ही उसका कफन उतारा तो हमारी चीख निकल गई। कफन के नीचे हड्डियों का एक ढांचा मौजूद था जो पूरी तरह से काला हो रहा था। न जाने पंडित ने उस पर ऐसा कौन सा जादू किया था कि जिसकी वजह से
اس کی ہڈیاں تک کالی ہو گئی تھی۔ پھر ہم دونوں نے ڈرتے ڈرتے اس کا کفن اتار لیا اور اپنے ساتھ لایا ہوا سفید رنگ کا کفن پہنا دیا۔ جیسے ہی میں نے اس ڈھانچے پر سفید کفن پہنایا تو وہ کالا کفن وہاں سے خود بخود ہی غائب ہو گیا۔ ایک دم سے پورے قبرستان میں تیز تیز آندھیاں چلنے لگی اور ہر جگہ دھول اڑنے لگی۔ جیسے ہی وہ آندھی تیز ہوئی تو میں نے فوراً ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں تلاوت کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ آندھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب ہم دونوں قبر کے باہر بیٹھے اس لاش کی جانب دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے ایک لمحے کو بھی تلاوت نہ روکی۔ جب آندھی ٹھہری تو ہم نے کیا دیکھا، وہ لاش آہستہ آہستہ ایک دھوئیں کی شکل لے رہی ہے اور وہ دھواں قبر سے اوپر کی جانب اٹھ رہا ہے۔ اچانک ہی ہم دونوں کی آنکھیں چدھی آ گئی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ ہم کچھ بھی نہ دیکھ پا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قبرستان میں چاروں طرف نور پھیل گیا ہو۔ پھر ہمیں ایک نوجوان مسکراتا ہوا اپنے سامنے دکھائی دیا۔ وہ ایک سفید کفن میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک انجانی سی چمک تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے روحانی طور پر ایک سکون ملا تھا اور ایک بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے ہٹ گیا تھا۔ پھر اچانک اس نوجوان کے لب ہلے، میری مدد کرنے کا بہت شکریہ، خدا تم دونوں سے راضی ہوگا، بس اب میرے پاس وقت نہیں رہا، میرے دوستوں میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہوں گا۔ بس اتنا کہہ کر وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا تھا کہ میں اور عامر اس کو سمجھ نہ پائے تھے۔ دوسرے دن جب میں کالج گیا تو ایک بری خبر ہماری منتظر تھی۔ احمد حسن کی موت ہو چکی تھی اور پورے کالج میں ایک سوگ کا سا سما تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے بستر پر مردہ پایا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ کسی کی کامیابی کو دیکھ کر ہمیں جلنا نہیں بلکہ اس پر رشک کرنا چاہیے تاکہ خدا ہمارا بھی کوئی بہتر وسیلہ بنا دے۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔